नालंदा जिला हेडक्वार्टर बिहार शरीफ के मोहल्ला गुफा पर शिक्षाविद स्वर्गीय नंदलाल सिंह की श्राद्ध में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री व बीजेपी लीडर आरसीपी सिंह ने इनकी तस्वीर पर माला अर्पण कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही घर वालों से मिलकर दुख प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार कबाड़ हो चुकी है और इस कबाड़ को बिहार की जनता 2025 में बाहर फेंक देगी। उन्होंने कहा कि 3 राज्य की जीत बीजेपी की बड़ी जीत और इस जीत ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 में भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री रहेंगे, जबकि इस बार 2025 में बिहार की जनता एनडीए की सरकार बनाएगी। उन्होंने साफ कहा कि इंडिया गठबंधन आम जनों के लिए एक मजाक है। यही कारण है कि 3 राज्य में जनता ने बीजेपी को चुना, क्षेत्रीय पार्टी को नहीं चुना। इससे स्पष्ट होता है कि 2025 का चुनाव बिहार के लिए निर्णायक होगा और बिहार की जनता क्षेत्रीय पार्टी को निकालकर बाहर कर देगी। इस दौरान बबलू सिंह, विपिन यादव, मुन्ना सिद्दीकी व अन्य लोग मौजूद थे। मिश्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार सबको साथ लेकर चलने पर विश्वास रखती है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सबका उन्होंने विकास किया और स्पष्ट कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अगर असल सेकुलर किसी को कहा जाए तो वह मोदी सरकार है, परंतु सेकुलर का दम भरने वाले ही एक समुदाय को डराकर वोट लेते आए हैं, परंतु इस बार ये समुदाय इन्हें बाय बाय कहेगी। जी सर, आज आप यहाँ शोक सभा में आए हैं, तो इस बारे में कुछ बताइए। देखिए, स्वाभाविक है कि जब भी आप इस तरह के अवसर पर जाते हैं, एक इस प्रकार का माहौल होता है जहाँ के परिवार के सभी लोग अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। नंदू बाबू, आप जानते हैं कि एक शिक्षाविद थे, जीवन भर इस क्षेत्र में सेवा दिए और प्रिंसिपल के पद तक रहे और इतासर के रहने वाले, इतासर हमारा ससुराल है। स्वाभाविक है सब लोग को जानते रहे और इस बीच में नहीं रहे तो उनके जितने भी परिवार वाले हैं, भगवान से तो हम यही प्रार्थना करेंगे ना कि उनको ताकत दें, किस प्रकार उनको सदमा लगता है उससे उबर सके। देखिए, माता पिता जब रहते हैं ना तो आदमी बहुत स्वस्थ रहता है और जब दुनिया से चले जाते हैं तो थोड़ा सा एक प्रकार जो है ना अभाव खलता है, जो सबके जीवन में आना है कि सबको इस दुनिया से जाना है। इन सब लोग अगर ऐसे मौके पर एक साथ जुटते हैं तो लोगों का मनोबल थोड़ा अच्छा होता है। अच्छा, एक चीज़ पूछना था सर, अभी 3 राज्य में आपकी जीत हुई है, सरकार भी बना रहे हैं। जीत होने के बाद तरह तरह की बातें आ रही हैं। नीतीश जी कुछ कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं कि एनडीए के रहते तो शायद ये परिणाम नहीं आता। तो आप क्या कहना चाहते हैं? ये लोग जो लोग भी बात कर रहे हैं ना इंडिया अलायंस के बारे में, रिजल्ट तो सामने है जी। जी। तो तीनों प्रदेश में अगर आप देखिए, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, तो राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस सरकार थी और दोनों मुख्यमंत्री का अपना एक चेहरा था, चाहे गहलोत साहब हों चाहे बघेल साहब हों। तो ये 2 स्टेट में तो इनकी बड़ी मजबूत सरकार थी और वहाँ पर जो ही लोग बात बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं, आपने नीतीश बाबू का बोला, तो राजस्थान में या छत्तीसगढ़ में जेडीयू तो है नहीं, मध्य प्रदेश में जेडीयू है नहीं। समाजवादी पार्टी की जहाँ तक बात है तो समाजवादी पार्टी कभी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ती थी, उनके कभी कभी 1-2 विधायक जीत भी जाते थे। तो अगर इनको साथ रखते भी कर कांग्रेस वाले, तो आपने देखा ना कि नीतीश बाबू के पार्टी के 9-10 कैंडिडेट लड़े मध्य प्रदेश में, वोट कितना आया जी, किसी को 43, किसी को 45। तो साथ रहते तो क्या होता, ही वोट ट्रांसफर होता ना। देखिए, उन राज्यों में जिन पार्टियों का नाम आप बोल रहे हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं थी और स्वाभाविक है कि भाई कांग्रेस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार थी तो उनका था कि भाई हमारे भाई बड़े कद्दावर नेता हैं तो सरकार बना लेंगे। लेकिन आप जानते हैं कि आज की तारीख में राजस्थान में तो आप जानते हैं हर एक 5 साल के बाद सरकार बन जाती है और फिर जो भ्रष्टाचार का मामला आ गया, आपके
छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मामला आ गया। तो इसलिए ये जो कह रहे हैं कि साहब, ममता बनर्जी भी बोल रही है कि अगर एनडीए अलायंस लड़ता साथ में, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टी का प्रभाव अपने प्रदेश में, तो आप बताइए छत्तीसगढ़ में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, मध्य प्रदेश में कौन क्षेत्रीय पार्टी है, राजस्थान में कौन क्षेत्रीय पार्टी, कोई नहीं। तो इसलिए वहाँ कांग्रेस ही टक्कर दे सकती थी और कांग्रेस ने टक्कर दिया, ऐसा नहीं है, सेकंड पोजीशन पर तो वही है ना। तो ये लोग जो देखिए कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए इस प्रकार की बात करते हैं जो उचित है, ताकि हमको भी कुछ मिल जाए। क्या मिलेगा साहब? देखिए, राजनीति में ताकत जो है ना वो जनता देती है, और जनता अगर ताकत देगी तो आप सत्ता में रहिएगा, आप सरकार चलाइएगा, और जनता ताकत नहीं देगी तो आपको पक्ष में रह करके जनता की सेवा करनी। अच्छा, अब आगे 2024 और 25 है, इसमें क्या रहेगा बीजेपी का? देखिए, स्वाभाविक है कि अभी जो आपने देखा कि जो चुनाव हुए तो उसमें जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा है, और खासकर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से लोगों ने वहाँ कैंपेन चलाया, जो काम हुआ है उसको सामने लोगों को रखा, तो जो अब 2024 में तो बहुत समय बाकी नहीं रहा। 2024 में तो स्पष्ट दिख रही स्थिति ना कि जो खास करके जहाँ जहाँ जो जिसको आप कहते हैं हिंदी क्षेत्र है, वहाँ पर बीजेपी मजबूत रही है, मजबूत है, और आगे चुनाव में भी मजबूत रहेगी। और 2024 में तो आप जब तो सब लोग मानने भी लगे कि फिर से जो है केंद्र में एनडीए की सरकार बनेगी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। 2025 की जहाँ तक बात बोल रहे हैं, तो देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, बिहार में 2025 में चुनाव नहीं होगा, वो चुनाव 2025 के पहले होगा, क्योंकि जो पार्लियामेंट का चुनाव होगा 2024 में, और नीतीश बाबू की जिस प्रकार की आजकल स्थिति चल रही है, और दोनों जो इनका अलायंस पार्टनर में जिस प्रकार का खींचतान चल रहा है, और 2024 में ये लोग हारेंगे बिहार में, उसके बाद राज्य सरकार टिकने वाली नहीं। तो 2025 नहीं बल्कि 2025 के पहले बिहार में चुनाव होगा, और बिहार में भी यहाँ बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनेगी, अगला जो भी असेंबली चुनाव होगा। के यहाँ एक प्रोग्राम था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था, उसमें लगभग 500,000 के लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग गए थे, मीटिंग हुई थी, तो उससे लगा कि लोग बीजेपी में सड़ रहे हैं मुस्लिम लोग। तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, एक बात आप कर देखिए कि आप जितने भी सरकार के कार्यक्रम, एक बात पहले समझिए कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपने देश में कहीं नहीं देखा होगा, जो चाहे बीजेपी के भी प्रदेश हैं, वहाँ कहीं भी आज की तारीख में न तो जातीय हिंसा है न सांप्रदायिक हिंसा है। देखिएगा, बिल्कुल सामाजिक सद्भाव है, सांप्रदायिक सौहार्द है, भाईचारा है, और जितने विकास के कार्यक्रम, अब आप ले लीजिए किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपया किसान को 3 किस्त मिलता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है जी कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये अगड़ा है, ये पिछड़ा है, सबको मिलता है। अब आप देखिए, अभी जितने तरह की छात्रवृत्ति सब दी जाती है, अब 5 किलो अनाज, ये दुनिया में पहला भारतवर्ष देश है जहाँ 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को प्रति महीने 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलता है। अब बताइए, जो 81 करोड़ के जो लोग मुफ्त में अनाज पा रहे हैं, उसमें हमारे मुस्लिम समाज के कई करोड़ लोग हैं। तो सरकार की तरफ से जो भी नीति बनाई गई है, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, चाहे विकास के कार्यक्रम हो, सेवा के कार्यक्रम हो, कहीं भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, लिंग के नाम पर कोई भेदभाव नहीं। तो ये जो मुस्लिम समाज है उनको भी लगता है कि भाई जब सबको जगह मिल रही है और जो भी विकास की चीज़ें उसमें उनको हिस्सेदारी है। देखिए, राजनीति में अगर आप कटे कटे रहिएगा ना, तो फिर आपका जो एक मनोबल है ना टूटता है, और लोकतंत्र में जितने भी नागरिक हैं उनका मनोबल ऊंचा रहना चाहिए। जब मनोबल ऊंचा रहेगा जी, तभी देश का विकास होता है। और इतनी बड़ी आबादी जो हमारा अल्पसंख्यक समाज है, इसकी इतनी बड़ी आबादी है, इनको मजबूती से रहना चाहिए, आगे आकर जो सरकार जितनी विकास की योजना है उसमें भाग लेना चाहिए, और जो पूरी की पूरी जो राजनीति है उसमें भी अपनी जो है पहचान बनानी चाहिए। सिर्फ पार्टी को किसी नाम के चलते आप उनको छोड़िए मत, क्योंकि जो लोग जिनको आप जिम्मा दिए हो क्या करते हैं। और भारतवर्ष आप जानते हैं हमारा संविधान क्या है, हमारा संविधान सुप्रीम है, और आप जान रहे हैं कि हमारा जो संविधान है
क्या कहता है कि भारतवर्ष एक सेकुलर कंट्री है, कौन उसको बदलेगा? और प्रधानमंत्री एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार इस बात को कह चुके हैं। तो इसलिए जो ये समाज है उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और जो विकास के कार्यक्रम चल रहे हैं उसका फायदा लीजिए। अच्छा, 2025 में कितनी संभावनाएं हैं बीजेपी को यहाँ सीट लाने की? मैं तो बताई थी आपको ना कि जिस प्रकार का माहौल है, तो निश्चित रूप से आगे जब भी विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार है। अच्छा, एक चीज़ लास्ट पूछ लेते हैं। एक तरफ आप मुस्लिम समुदाय को जोड़ रहे हैं, जो अच्छी बात है, ये अच्छा संदेश है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार बाबाओं के बल पर चुनाव जीतना चाह रहे हैं, इसमें कितने वो कामयाब होंगे? देखिए, नीतीश बाबू की स्थिति आप जान रहे हैं, अभी तो कई दिनों से बीमार थे। उनकी भाव भंगिमा, उनकी भाषा और जो उन्होंने बयान जी विधानसभा में हमारी महिलाओं के बारे में दिया, विधानसभा में जिस प्रकार से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया, आज जो सारा चीज़ लाइव और यह बोल रहे हैं कहाँ विधानसभा के फ्लोर, पूरे देश में इसका गलत संदेश गया। मैं तो बोल चुका हूँ कि नीतीश बाबू की पार्टी जनता जरिए डूब चुकी है, क्योंकि उनके नेता ही अपने आप जो है वो इस स्थिति में नहीं है। जिस प्रकार से बिहार का वो नेतृत्व कर रहा था वो स्थिति में नहीं है, तो इनकी पार्टी में कुछ बचा ही नहीं है जी। तो जब कोई जहाज डूब जाता है तो कबाड़ बचा रहा तो उसका नीलामी होना बाकी रहता है। चलिए, ये मानते हैं कि कबाड़ अब हो गया? कबाड़ है ही, तो कुछ बचा ही, कबाड़ ही है ना जी।